भरतहूत स्तूप। देखिए भरतहूत स्तूप जो है सतना जिले में है और एक किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शुंगू द्वारा, जो शुंगू शासक थे उसके द्वारा बनवाया गया था। सतना जिले में स्तूप का निर्माण किया गया। इसके अवशेष जो है इसकी उसकी चेष्टनी का एक भाग तथा तोरण भारतीय संग्रहालय जो कोलकाता है, रामबन संग्रहालय सतना का प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसकी खोज किसने की थी, 1873 में कनिंघम द्वारा की गई थी। फिर है बेसनगर। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था। तो देखिए बेसनगर प्राचीन जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों में विदिशा का नाम क्या मिलता है, बेसनगर मिलता है। 1913 और 14 में डॉक्टर जो D.R. भंडारकर, श्री D.R. भंडारकर ने यहाँ पर क्या किया था, उत्खनन करवाया था। और बेसनगर में हेलियोडोरस का स्तंभ जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के प्रथम जो मौर्यकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बेसनगर शुगु वंश जो था वो 187 से 75 ईसा पूर्व और गुप्त वंशा जो थे वो 280 से 540 ईसा में समकालीन सत्ता का केंद्र रहा था। कौन सा, विदिशा। इसके बाद नेक्स्ट राजवंश है हमारा सातवाहन वंश, जो कि 50 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत में शक्तिशाली जो सातवाहनों ने कणों का अंत किया, लेकिन वे उत्तर के बजाय दक्षिण महाराष्ट्र के केंद्र से ही शासन करते रहे। इसके पराक्रमी राजा सतकर्णी की मालवा तथा अनूप प्रदेश के विजय का उल्लेख सांची में उत्कीर्ण एक लेख से होता है। उसके यहाँ मिले सिक्कों पर परिसात या सतकर्णी उत्कीर्ण है। सबसे महान जो सातवाहन राजा था वो था राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी। 106 से 130 ईस्वी के सिक्के अधिक संख्या में उज्जैन आदि से भी मिले हैं। इसके समय शक सातवाहन संघर्ष हुआ और शकों को उसने करारी शिकस्त दी। उससे शक राजा जो नहपान था या नसीक को हराकर उसने सिक्कों पर अपना नाम मुद्रित करवाया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के पुत्र जो वशिष्ठ पुलवामी ने भी मध्य भारत के बड़े भाग को अपने अधीन रखा, लेकिन उज्जैन के शक क्षत्रप रुद्रदामन ने भी उसे जबरदस्त शिकस्त दी। अंततः दोनों में कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और पुलवामी को उसका राज्य वापस दे दिया गया। अंतिम सातवाहन राजा जो था वो यज्ञऋषि सतकर्णी के सिक्के विदिशा देवास आदि से मिले हैं। तेवर या त्रिपुरी या जबलपुर से सातवाहनों के शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्मरणीय फैक्ट की बात करें तो देखिए मगध में शुंग सत्ता का अंत किसने करवाया, किसने किया, तो कंडों ने किया। अतः विदिशा में कंडवंश की स्थापना हुई। उसके बाद सेगी कंडवंश का अंत किसने किया, सातवाहनों ने किया, वंश ने कर दिया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिम्मुख था। सातवाहनों ने पैटिस और शीशे के सिक्के चलाए, तो ये इम्पोर्टेंट है किसके, पोटेन और शीशे के सिक्के किसने चलाए, सातवाहनों ने। शीशे के सिक्के हमें त्रिपुरी या तेवर से मिले हैं। सातवाहन जो शासकों में राजा श्री सात के अंतिम सिक्के उज्जैन देवास जमुनिया जो कि होशंगाबाद में, तेवर भेड़ाघाट त्रिपुरी जो कि जबलपुर तथा वशिष्ठ पुत्र पुलवामी 130 ईसा से 154 के सिक्के भिलसा और देवास से प्राप्त हुए हैं। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की थी। तो भूमि अनुदान प्रथा जो चालू की थी वो किसने की थी, सातवाहनों द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंडो यूनानी काल। देखिए इंडो यूनानी काल 200 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मौर्यों के उपरांत पश्चिमी भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए। इनमें डेमेट्रियस वंश के राजा मेनेंडर का नाम उल्लेखनीय है। तो कौन सा वंश, डेमेट्रियस जो वंश था, और ये वंश कौन सा था, यूनानी था। इंडो यूनानी काल लगभग 200 से 50 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इसका जो प्रथम राजा माना जाता है मेनेंडर का नाम उल्लेखनीय है। सियालकोट को राजधानी बनाकर मेनेंडर या मिलिंद, देखिए मेनेंडर या मिलिंद ने
विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो इसकी राजधानी थी सियालकोट। उसे नागसेन ने बौद्ध बनाया। मनिंदर ने पाटलिपुत्र तक धावे बोले। उसके सिक्के बालाघाट में मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं यूनानियों के सिक्के? तो बालाघाट में मिले हैं। समकालीन रोमन शासकों के सिक्के भी आवरा जो कि मंदसौर से मिले हैं। तक्षशिला शाखा के शासक, जो तक्षशिला शाखा का शासक था वो एंटिक्लाडिपियस ने भयभीत होकर भागभद्र या विदिशा का शुंग शासक के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। तो किसने भेजा था? ये तक्षशिला का शासक था। कौन सा? एंटिक्लाडिपियस। भयभीत होकर भागभद्र जो कि विदिशा में सुगु वंश का शासक था उसके दरबार में अपना राजदूत जो था वो हेलियोडोरस भेजा था। नेक्स्ट है वंश शक राज्य। देखिए शक राज्य जो है 50 BC से 300 BC ईस्वी तक माना जाता है। पश्चिमी भारत में यूनानी राज्य के स्थान पर शक राज्य स्थापित हुआ। पश्चिमी चीन से भारत आने वाले शक जाति ने, पश्चिमी चीन से आए थे शक, और ये भारत शक जाति ने अपने नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब में अपने क्षत्रप राज्य स्थापित किए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में नासिक और उज्जैन के शक राज्य ही महत्वपूर्ण हैं। कहाँ कहाँ के? नासिक और उज्जैन, जहाँ क्रमशः क्षयरात और कामरदमक वंश के शक राज्य थे। देखिए जो क्षयरात वंश था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्षयरात वंश जो भूमक और नहपान नामक दो प्रसिद्ध राजा नासिक स्थित इस वंश में हुए। नहपान का संघर्ष जो हुआ गौतमी पूर्ण सतकर्णी से हुआ था और नहपान मारा गया था। नहपान इसके पूर्व मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर चुका था। जुगलथुम्बी से नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के मिले हैं। शिवपुरी से भी नहपान के ढलवाए सिक्के मिले हैं जिन्हें सातकर्णी ने पुनर्मुद्रित करवाया था। दूसरा वंश था कार्दमक वंश जो 80 से 410 ईसा तक चला, और यशोमती और उसके पुत्र जो चष्टान द्वारा स्थापित उज्जैन का शक राज्य कार्दमक वंशीय था। इसका प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन संस्कृत का महान पंडित था। उसके गिरनार या जूनागढ़ जो अभिलेख है गुजरात में स्थित संस्कृत अभिलेखानुसार सौराष्ट्र में सुदर्शन तटक का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। उसने ही सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के मध्य प्रदेश में चलवाए थे। तो किसने चलवाए थे? कामदुमक वंश का शासक था यशोमती और उसका पुत्र चेष्टन जो कि उज्जैन पर क्या करता था? शासन करता था। इसके बाद बात करें रुद्रसेन तृतीय। ये शकों का ही जो है राजा हुआ था। न सिर्फ उज्जैन का अपितु संपूर्ण शकों का अंतिम शासक था। तो अंतिम शासक कौन था? रुद्रसेन तृतीय। उसे मारकर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य जो गुप्त वंश का संस्थापक था उसने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया था और उसके साथ भारत से जो शक सत्ता समाप्त हो चुकी थी। तो लास्ट शासक कौन था शक वंश का? रुद्रदामन। इसको किसने हराया था? तो गुप्त वंश का जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसके अनुसार विक्रम संवत चलाया गया था, तो उसने जो है इसको मारकर और अपने गुप्त साम्राज्य में जो है उज्जैन को मिला लिया था। देखिए शकों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए उज्जैन की शक सत्ता भारत में शकों की अंतिम सत्ता थी। ठीक है, तो कहाँ पर? उज्जैन में। चेष्टन यशोमती का पुत्र जिसने उज्जैनी में कार्दमक वंश की स्थापना की। चेष्टन वास्तविक जो है शक वंश का संस्थापक था। चेष्टन का पुत्र रुद्रदामन समस्त शकों में सबसे महान जो है शासक था। कौन सा? रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है 3वीं शताब्दी के लगभग। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक सतकर्णी को 2 बार हराकर मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक विशाल जो है क्षेत्र जीता था। किसने? रुद्रदामन ने। सातवाहन का जो शासक था सतकर्णी को 2 बार हराकर मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक का क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र विजित कर लिया था। किसने? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वरिष्ठी पुत्री पुलवामी को हराया।
किंतु अपनी पुत्री का विवाह कर उसका राज्य लौटा दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है शक शासकों से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा कुषाण वंश। देखिए कुषाण राज्य, कुषाणों का प्रभाव मध्य प्रदेश में मात्र आक्रमणों या कतिपय सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में है भी कभी कभी आया। शहडोल से मिले 757 सिक्कों में से इसके सबसे प्रतापी राजा किसको माना गया है? कनिष्क के 324 सिक्के हैं। वशिष्ठ नामक राजा के सांची अभिलेखानुसार उसके समय दुहिता मधुकारी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उसके उत्तराधिकारी हुवेस्क के सिक्के शहडोल और हरदा से तथा कुषाण राजा वासुदेव के सिक्के तेवर जबलपुर से मिले हैं। भेड़ाघाट से कुषाणकालीन 2 मूर्तिलेख और बुद्ध प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। कुषाणों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में कुषाण कुजलिस कटफिश था या कदफिश कभी कभी पढ़ते हैं। कनिष्क ने शकों पंजाब, मथुरा, उज्जैन को परास्त किया था। कनिष्क ने शकों को, जो पंजाब के शकों को, मथुरा के शकों को, उज्जैन के शकों को परास्त किया था, किंतु उज्जैन के शकों का उन्मूलन नहीं कर पाया था। कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो शहडोल से मिले हैं, हरदा से मिले हैं। कनिष्क से संबंधित एक अभिलेख जो कि सांची से प्राप्त है। और भारत में सर्वाधिक जो सोने के सिक्के का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुषाणों को ने चलाए। तो कुषाण वंश से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। देखिए भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस राज्य में, मतलब किस राजा के शासनकाल में या फिर किस वंश के शासकों के द्वारा चलाए गए? तो ये कुषाणों के वंश के द्वारा चलाए गए। नेक्स्ट है मालवा जाति। देखिए मालवा जाति सिकंदर पर आक्रमण के इस प्रकाश में आई। कब आई थी? जब सिकंदर पर जो है आक्रमण किया तो मालवा जाति जो है प्रकाश में आई थी। मालवा जाति कालांतर में मालवा में आकर बस गई। यहीं उसने शासन स्थापित किया। संभवतः मालवा जाति के नाम पर ही मालवा नाम पड़ा। तो आज मालवा जो क्षेत्र है वो मालवा जाति के नाम पर ही पड़ा है। पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में, जो पाणिनि का व्याकरण उसका पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी में, मालवा जाति का उल्लेख आयुधजीवी के रूप में किया है। नेक्स्ट है नागवंश। अब 2वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य का प्रभाव खत्म हो चुका था और भारत से नागों का प्रभुत्व जम चुका था। तो कुषाण गए, नागवंश यानी कि नागवंश आया। मथुरा के नागवंश की एक शाखा ने मध्य प्रदेश में शासन स्थापित किया। इसके संस्थापक बृहस्पति का सिक्का विदिशा से मिला है, जहाँ उसकी राजधानी थी, जिसे भीमनाग पद्मावती ले गया। पुराणों के अनुसार पद्मावती तथा क्रांतिपुरी कुटवार नागों की 2 राजधानियाँ थीं। पद्मावती की पहचान जो की गई है वो ग्वालियर के समीप स्थित आधुनिक जो पवैया या पदम पवैया नामक स्थान से की जाती है। यहाँ पर 9 नागवंशीय राजाओं ने शासन किया। यहीं के नाग चूँकि अपने कंधों पर शिवलिंग वहन करते थे, अतः भार शिव कहलाते थे। इन लोगों का गुप्तों एवं वाकटकों के साथ वैवाहिक संबंध था। इसके शासक भाव नाग 305 से 400 ईस्वी में की पुत्री भावनाग की जो पुत्री थी, जो उसका विवाह हुआ था वाकटक नरेश प्रवरसेन प्रथम के पुत्र के साथ हुआ था। प्रयोग प्रशस्ति से स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के समकालीन पद्मावती के शासक नागसेन और गणपति नाग थे। समुद्रगुप्त ने पद्मावती के अंतिम नाग राजा गणपति नाग को परास्त कर उसका राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा के नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। इसके बाद है जबलपुर का बोधि वंश। तो त्रिपुरी या तेवर उसका नाम जबलपुर से बोधि वंश के 4 शासकों के सिक्के मिले हैं। श्री बोधि, वासुबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि। इसके बाद बात करें बघेलखंड का मधुवंश। तो इस वंश का प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठी पुत्र भीमसेन है। इसके पुत्र का नाम कौत्सकी पुत्र
पोर्ट श्री मिलता है। वह योग्य शासक तथा इसकी राजधानी बांधवगढ़ में थी और नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में ही मग राज्य था। पहले यह राज्य केवल बघेलखंड यानी कि रीवा मंडल तक ही था। बघेलखंड से मग राजाओं के सिक्के मिले हैं। इनमें भीमसेन, भद्रमग, शिवमग ने कुषाणों का सफल संघर्ष किया था। इसके बाद बात करें मध्य प्रदेश में गुप्त वंश, तो गुप्तों के समय एक बार फिर भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। मध्य प्रदेश में अनेक प्रतापी राजाओं की उपस्थिति और अभियान इस क्षेत्र में के राजनीतिक महत्व को स्थापित करती है। तो जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हो गया, इसके गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। और जब गुप्तों का पाटलिपुत्र में उदय हुआ तब मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय शक्तियाँ भी थीं। जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश में शक एक अत्यंत मजबूत राज्य था। मध्य प्रदेश में आभीर, नागवन जैसे राज्य भी शक्तिशाली थे। देखिए समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त की प्रयोग प्रशस्ति के अनुसार वह मध्य प्रदेश के जंगलों से होकर दक्षिण विजय की ओर बढ़ा था। उसने आर्यवर्तों के जिन 9 राजाओं को जीता था उनमें नागवंशी भी थे, जिनके राज्य का कुछ भाग उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता था। और उसकी अधीनता स्वीकारने वाले 9 गणराज्यों में अभीर, सनकानेक, खरपरेक के राज्य मध्य प्रदेश में विदिशा, झांसी, दमोह के आसपास केंद्रित थे। इस अभियान के दौरान उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। इस विजय की स्मृति में उसने एरण जो कि सागर में एक स्मारक बनवाया। एरण सागर समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था। इस प्रकार समुद्रगुप्त शक राज्य पश्चिमी मालवा को छोड़कर शेष मध्य प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका था। उसके सिक्के यहाँ से मिले हैं। विदिशा और साकोर से प्राप्त कांच, जिसमें समुद्रगुप्त का एक नाम है, नामक सिक्के की पुष्टि करते हैं। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद द्वितीय शासक आता है गुप्त वंश का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राज्य उज्जैनी के कार्दमक वंश का अंत कर लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया, जिसकी शक विजय देवी चंद्रगुप्तम से और उसकी सकारी उपाधि से पता चलता है। देखिए देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार राजा रामगुप्त ने शक राजा से परास्त होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को उसे सौंपना स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके स्वाभिमानी भाई चंद्रगुप्त ने शकों को मारकर ध्रुव स्वामिनी को मुक्ति दिलाई और रामगुप्त का वध कर गुप्त सम्राट बन गया। विदिशा संग्रहालय स्थित मूर्ति रामगुप्त की ऐतिहासिकता दर्शाती है। इस तथ्य से पुष्टि उदयगिरी जो कि विदिशा में है के वीरसेन साप के गुफा अभिलेख से होती है। इसमें कहा गया है कि वह यहाँ अपने स्वामी राजा चंद्रगुप्त जो संपूर्ण विश्व पर विजय पाने के अभिलाषी थे के साथ आया था। वीरसेन साप चंद्रगुप्त द्वितीय का विदेश मंत्री था और चंद्रगुप्त के सेनापति आम्र का द्रुस के सांची अभिलेख और चंद्रगुप्त के सामंत सनकानेक महाराज के उदयगिरी शिलालेख भी इस क्षेत्र में गुप्तों के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। सांची अभिलेख से उसके दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि होती है। चंद्रगुप्त ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और यहीं उसके दरबार में 9 रत्न होते थे। तो एक तो अकबर के समय में 9 रत्न थे और एक चंद्रगुप्त के समय में। देखिए अन्नगुप्त की शासक की बात करें मध्य प्रदेश में तो कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार उसके सामंत जो थे वधु वर्मा ने सूर्य मंदिर को दान दिया था। इसके बाद स्कंदगुप्त द्वारा उज्जैन की तेली श्रेणी को मंदिर के लिए दान का उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त के समय सफ़ेद हूड़ के आक्रमण का फायदा उठाकर वाकाटकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे पुनः छीन लिया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों की बात करें तो देखिए इनके 9 रत्नों में जो शामिल थे, पहला कालिदास जो साहित्य से रिलेटेड थे, जो 12 मेहर जो कि ज्योतिषी थे, अमर सिंह कृषि और कोशाकार थे, घटक परक साहित्य थे और
या शंकु शिल्प शास्त्र, बेताल भट्ट जो कि गुण विद्या थे, धन्वंतरी विशेषज्ञ ज्ञान थे, और बररुचि साहित्यकार थे, और क्षणपक गुप्तचरी थे। तो ये इनके जो है मेनली 9 जो है इनके नवरत्न थे। कालिदास, बरहमहर, अमरसय, घटकपर और शुक या शंकु, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, बररुचि और क्षणपक। एक उत्तरकालीन गुप्त राजा भानुगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर शासनकर्ता दिखाई देता है, उसके हूणों को परास्त किया। इस युद्ध में उसका सैनिक गोपीराज मारा गया था, जिसकी विधवा के सती होने का जिक्र एरण अभिलेख में मिलता है। गुप्त स्थापत्य शैली के मंदिर की बात करें तो देखिए विष्णु मंदिर, जो विष्णु मंदिर कहाँ पर है, ये टिगवा में है। टिगवा जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में। शिव मंदिर की बात करें तो ये भूमरा जो नागौद है वहाँ पर है, एवं खोह नागौद। पार्वती मंदिर की बात करें तो नचना कुठार जो कि अजयगढ़ पन्ना की तहसील है वहाँ पर है। बौद्ध मंदिर की बात करें तो ये सांची है। ये सभी स्थापत्य शैली है गुप्तकालीन है। और मंदिर अवशेष की बात करें तो ये साकौर, रौंद, कुंडलपुर जो कि कहाँ पर, हटा, दमोह में स्थित है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है गुप्त वंश से, जो हमें एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए गुप्त वंश भारत में शक सत्ता का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया 410 में। चीनी यात्री जो फरहान था वो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और वहाँ मालवा से गुजरा। कहाँ से गुजरा था? मालवा से। और मालवा नाव किस पर पड़ा था? तो माली जाति के, वहाँ पर माली जाति निवास करती थी तो उसको मालवा कहा गया। यहाँ की जलवायु विश्व में सबसे श्रेष्ठतम है। तो किसने कहा था? ये जो चीनी यात्री आया था फरहान, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया और ये मालवा से गुजरा। तो उसने वहाँ की जलवायु को देखा तो उसने कहा कि यहाँ की जलवायु जो है, मालवा की जलवायु है, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। फरहान ने राजा का नामोल्लेख नहीं किया और चंद्रगुप्त तृतीय को श्रेष्ठ नगर उज्जैन और पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। साकोर से गुप्त वंश की सर्वाधिक 24 जो है स्वर्ण मुद्राएं या दीनारें प्राप्त की गई हैं। समुद्रगुप्त ने महाकौशल के राजा महेंद्र को हराया। गुप्तकालीन सांची अभिलेख आम्रकादेव में हरि स्वामी द्वारा आर्य संघ को दान देने का उल्लेख मिलता है। पूर्वी मालवा को सर्वप्रथम जीतने वाला गुप्त राजा समुद्रगुप्त था और पश्चिमी मालवा को सर्वप्रथम जीतने वाला जो राजा था गुप्त राजा, वो चंद्रगुप्त था। प्रथम तथा संपूर्ण मालवा को जीतने वाला जो राजा था गुप्त वंश का, वो कुमार गुप्त था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है गुप्त रिलेटेड। अब हम देखेंगे हूणों का आक्रमण। अब हूणों का आक्रमण जो है 459 ईसा से 543 ईसा में मिलता है। देखिए हूण एक्चुअली कौन थे? तो हूण मूलतः चीन की खूंखार जनजाति हूणों का प्रमाणिक पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय। ये कौन थे? चीनी की खूंखार जनजाति, चीन में पाई जाती है एक हूण जनजाति, वहाँ की एक खूंखार जनजाति थी। और इसका पहला आक्रमण जब गुप्त वंश का स्कंदगुप्त का शासन चल रहा था 459 ईसा में, उस समय हूणों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त ने इन्हें इतनी बुरी तरह से परास्त किया। जो स्कंदगुप्त शासन था तो इसके समय पर जब हूणों ने आक्रमण किया तो हूणों को इसने इतनी बुरी तरह से जो परास्त किया था कि 50 वर्षों तक भी भारत में पुनः आक्रमण करने के लिए नहीं आए। 5वीं सदी के अंत में तोरमाड़ के नेतृत्व में पुनः हूणों का आक्रमण हुआ। तो मध्य प्रदेश में एरण जो कि कौन से जिले में है? सागर जिला में का 12 मूर्ति अभिलेख तोरण की उपस्थिति दर्शाता है। यहाँ से उसकी महाराजधिराज की उपाधि वाला तांबे का सिक्का भी मिला है। उसके पुत्र मेहरकोल कौन से? ये हूणों से रिलेटेड था। मेहरकोल के साम्राज्य में पश्चिमी मालवा शामिल था और ग्वालियर अभिलेखा अनुसार मेहरकोल ने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर बनवाया था। तो एक ग्वालियर में जो सूर्य मंदिर बना है वो किसने? मेहरकोल ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट वंश है आम्भीर वंश। देखिए आम्भीर जो वंश थे
ये 7 वाहनों के सामंत रहे और आभीरों ने ईश्वर सेन के नेतृत्व में अनूप प्रदेश बोले तो निर्माण क्षेत्र में राज्य स्थापित किया। 30वीं सदी जो आभीर वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन, नासिक अभिलेख खान देश को केंद्र बनाकर सीगिए अनूप प्रदेश, निमाड़ और विदिशा सहित मालवा तक आभीर सत्ता का विस्तार हुआ। नए उभरते वाकाटक वंश ने आभीर वंश का अंत किया था। इसके बाद है वाकाटक वंश। देखिए, विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित वाकाटक राज्य मूलतः बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का राजवंश था, जो बाद में नर्मदा के दक्षिण में केंद्रीकृत हो गया। तो मेनली ये बुंदेलखंड से रिलेटेड था, बाद में क्या हुआ कि नर्मदा के दक्षिण में ये केंद्रित हो गया। विंध्य शक्ति को पुराणों ने विदिशा का शासक बताया है। उसके पुत्र प्रवर सेन ने 4 जो अश्वमेघ यज्ञ किए और नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके 4 पुत्रों ने साम्राज्य बांट लिया था, जिसकी कुल 2 शाखाएं राज्य करती दिखाई देती हैं। नंदीवर्धन शाखा या पुरेक शाखा भी बोला जाता है उसको, जो नागपुर के निकट स्थित, इसका जो संस्थापक रुद्रसेन प्रथम प्रवरसेन प्रथम का पुत्र माना जाता है और इसके एक उत्तराधिकारी नरेंद्र सेन ने हूण आक्रमण का लाभ लेकर गुप्तों से मालवा छीन लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है रुद्रसेन जो प्रथम है 30 से 365 ईस्वी के मध्य के राज्य में जबलपुर तथा बालाघाट जिले भी शामिल थे। रुद्रसेन प्रथम की राजधानी नागपुर थी। उसने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी वो प्रभावती के साथ किया था। प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित किया। उसके शिलालेख बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त हुए। प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेंद्र सेन को बस्तर में के नल राजाओं के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा और नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय था, जिसका शिलालेख बालाघाट से प्राप्त हुआ है। दूसरी शाखा थी वत्सगुल्म शाखा, जो कि सर्वसेन ने इस वाकाटक शाखा की स्थापना की। अंततः हरिसेन ने इन दोनों शाखाओं को पुनः एकत्रित कर दिया और जिसकी राजधानी क्या थी, वसीम थी। और अंत में हम देखेंगे स्मरणीय तथ्य वाकाटक वंशों से। तो देखिए, वाकाटक विंध्याचल जो विंध्यांचल है उसकी शक्ति थे और इसके संस्थापक वंशकतु कहा गया है। संस्कृत में विदर्भी शैली का विकास वाकाटक दरबार में ही हुआ। इसमें कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की है। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र वाकाटक शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसा शासक प्रवरसेन था जिसने सम्राट की जो है पदवी धारण की थी। वाकाटक वंश के देखिए प्रमुख राजा की बात करें तो प्रवरसेन प्रथम, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध काव्य में प्राकृतिक भाषा में रचना की है, सेतुबंध काव्य की। फिर सर्वसेन प्रथम जो कि गाथा सप्तशती हरि विजय की रचना इसने की थी। नेक्स्ट वंश है ओलिकार वंश। देखिए, प्राचीन दसपुर या अभी का जो मंदसौर में 4वीं सदी ईस्वा में ओलिकार वंश की सत्ता स्थापित हुई, जिसकी राजधानी जो थी क्या थी, दसपुर या अभी का मंदसौर थी। जयवर्मन, सहवर्मन, नरवर्मन इसके प्रारंभिक शासन जो है माने जाते हैं। गुप्त काल में मालवा पर समुद्रगुप्त के समकालीन सिंह वर्मा का शासन रहा। इसके 2 पुत्र थे, पहला चंद्रवर्मा जिसने मारवाड़ में राज्य किया और द्वितीय था नरवर्मा। इसके भी 2 पुत्र हुए, बधु वर्मा और भीम वर्मा हुए। मंदसौर शिलालेख बधु वर्मा कुमार गुप्त का सामंत बन गया। इस अभिलेख में उसके द्वारा सूर्य मंदिर हेतु जुलाहा श्रेणी को दान देने का उल्लेख भी मिलता है। यशोवर्मन, यहीं से प्राप्त एक और शिलालेख में राजा यशोवर्मन का उल्लेख है, जिसने भारत की दिग्विजय की और जैनेन्द्र, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की। तो ये कौन था, यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कितनी उपाधियां, एक जैनेन्द्र की, एक नराधिपति की, एक राजाधिपति की, एक परमेश्वर की आदि उपाधियां धारण की। मालवा संबंध 589, मालवा संबंध जो 589 में दसपुर पर यशोवर्मन
विष्णु वर्मन शासकों ने आधिपत्य की जानकारी मंदसौर से प्राप्त 2 अभिलेखों में होती है। मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोवर्मन ने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों तक मतलब अधिकार कर लिया था और हूण नरेश मेहर कुल को भी पराजित किया था। किसने? यशोवर्मन ने। महत्वपूर्ण औलिकार वंश से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो मालवा नामकरण संभवतः मालव जाति के नाम पर हुआ, किंतु इसका नामकरण औलिकार वंश के शासक में हुआ है। देखिए मालवा जो नामकरण हुआ वो मालव जाति से हुआ है, लेकिन क्या हुआ, नामकरण औलिकार वंश के शासनकाल में हुआ था इसका मालवा। औलिकार वंश ने ही मालव संबंध या प्रयुक्त किया, जो बाद में विक्रम संबंध कहलाया। मालवा में औलिकार वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सिंह वर्मा माना जाता है। मंदसौर दसपुर में औलिकार वंश का संस्थापक नरवर्मा था। नेक्स्ट वंश देखते हैं परिवाज्रिक वंश। देखिए परिवाज्रिक वंश जो है पन्ना है मध्य प्रदेश का जिला, और पन्ना में स्थापित परिवज्रिक वंश की सत्ता पूरे बुंदेलखंड तक व्याप्त थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी नागौद थी और इसका पहला राजा जो माना जाता है वो देवादय था। प्रभंजन, दामोदर और हस्तिन इसके उत्तराधिकारी हुए, जिनमें हस्तिन प्रतापी राजा था। खोए और मजगुआ तामपात्र महाराजा हस्तिन से संबंधित हैं। बैतूल में मिले एक शिलालेख में इस वंश की जो वंशावली दी गई है। परिवज्रक नरेश हस्ती 475 से 517 ईसा तक तथा उसके पुत्र जो संभोग या समक्षोभ 518 से 528 ये 6 तामपात्र मिले हैं। संक्षोभ का शासन डभाल वर्तमान जो कि जबलपुर और उसके आसपास 18 गढ़ों पर था।